अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हमने 10.1 के दो एस्ट्रोस ख़त्म कर चुके थे हम 10.1.1 एंड 1.2 विच इज़ आर्नियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस एंड ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेस। आज हमने नए एस्ट्रोस पे जाना है जिसमें पहला एस्ट्रो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 10.1.3 और जिसमें हमें करना है क्लासीफाई द सब्सटेंस एज एसिड्स एंड बेस। क्लासीफाई करना है हमें डिफरेंट सब्सटेंस को और बताना है कौन एसिड है कौन बेस है, या हमने बताना है कौन प्रोटॉन डोनर है और कौन प्रोटॉन एक्सेप्टर है यूजिंग ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी। यानी इस पे जितनी भी मैंने एग्जांपल्स यहाँ लिखी हैं, आई थिंक आई हैव रिटन 6 to 7 एग्जांपल्स हियर, एंड हमने इनमें ये बताना है कि कौन कौन से सब्सटेंस एसिड्स हैं, कौन से सब्सटेंस बेस हैं, या आप ये बताना चाहें कि कौन से सब्सटेंस में प्रोटॉन डोनर है और कौन प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो आइए एक एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं आपके साथ और हम बताते जाते हैं कि नाउ वी नो टू आइडेंटिफाई हु इज़ ब्राउनस्टेड-लॉरी बेस एंड ब्राउनस्टेड-लॉरी एसिड। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले HNO3 है और H2O वाटर है। जब मैं HNO3 का रिएक्शन वाटर से करवाऊंगा तो आप देख सकते हैं रिज़ल्ट में मेरे पास हाइड्रोनियम आयन बनेगा, वाटर इससे प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और रिज़ल्ट में मेरे पास जो सब्सटेंस आएगा वो NO3 नेगेटिव आएगा। तो आपने स्टूडेंट देखा कि पहली इक्वेशन में H पॉजिटिव था, NO3 नेगेटिव था। प्रोटॉन डोनर कौन बना? प्रोटॉन डोनेट किया आपके पास HNO3 ने। मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, HNO3 ने प्रोटॉन डोनेट किया, लिहाजा HNO3 क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। और प्रोटॉन एक्सेप्ट किसने किया? वाटर ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, लिहाजा एक्सेप्टर कहलाता है हमारे पास बेस। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ क्योंकि आपको याद रहे, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था आपको। प्रोटॉन डोनर एसिड होता है, ठीक है, और प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब जहाँ देखेंगे सारी एग्जांपल्स में जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है वो एसिड होगा, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस होगा। ठीक है, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, मैं लिख भी देता हूँ, ये एसिड है, A फॉर एसिड, B फॉर बेस। ये एसिड है, ये बेस है। जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है तो जो बनता है वो होता है कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड। और जब एसिड प्रोटॉन को डोनेट कर देता है तो द रिमेनिंग ऑफ द एसिड, द स्पीशी दैट इज़ फॉर्म बाय एसिड और बाय डोनेटिंग प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड इज़ नोन एज कॉन्जुगेट बेस। ठीक है स्टूडेंट, मैंने कॉन्जुगेट एसिड भी बनाया, कॉन्जुगेट बेस भी बनाया आपके साथ, और इस तरह हमने आइडेंटिफाई किया, हमने क्लासीफाई किया कि ये हमारे पास एसिड है और ये बेस है, ये कॉन्जुगेट एसिड है, ये कॉन्जुगेट बेस है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। H2SO4 एंड वाटर अगेन। जब H2SO4 का वाटर से रिएक्शन करवाया तो फिर से जो प्रोटॉन डोनेट किया वो H2SO4 ने किया, और जैसे ही H2SO4 इसको प्रोटॉन डोनेट करेगा तो रिज़ल्ट में आपके पास फिर से हाइड्रोनियम आयन बनेगा प्लस HSO4 नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, H2SO4 ने अपना एक H जो है H पॉजिटिव की सूरत में प्रोटॉन को डोनेट किया, और डोनर जो होता है वो हमारे पास हमेशा एसिड होता है, जबकि एक्सेप्टर जो होता है हमारे पास बेस होता है। जो डोनेट करता है प्रोटॉन उसका रिमेनिंग कॉन्जुगेट बेस कहलाता है, जो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन उसका रिमेनिंग कॉन्जुगेट एसिड कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देन थर्ड एग्जांपल HCN हाइड्रोजन साइनाइड। जब रिएक्ट करेगा वाटर से, अगेन यहाँ से हाइड्रोजन जो है या प्रोटॉन जो है वो डोनेट किया जाएगा, और प्रोटॉन डोनर हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड होगा, जबकि एक्सेप्टर मेरे पास वाटर होगा, लिहाजा फिर से प्रोटॉन डोनर एसिड कहलाएगा और प्रोटॉन एक्सेप्टर जो है वो बेस कहलाएगा। जबकि एक्सेप्ट करने के बाद वाटर जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर से हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा और यहाँ पर साइनाइड आयन बच जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन डोनेट करने पे जो स्पीशी बचती है वो कॉन्जुगेट बेस कहलाती है, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने पे जो आता है वो कॉन्जुगेट एसिड आता है।
लिहाजा आप देख सकते हैं कि ये तमाम के तमाम इस वक्त एसिड हैं क्योंकि ये प्रोटोन को डोनेट कर रहे हैं, ये तमाम की तमाम बेसिस हैं क्योंकि प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रही हैं। और इसी तरह हम कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट भी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, जैसे मैं इस क्लास में भी 2 to 3 टाइम्स आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे देखें आप, जब हम एसिडिक एसिड का रिएक्शन वाटर से करवाएंगे तो फिर से ये डोनेट करेगा अपना H वाटर को। तो जो डोनर है वो मेरे पास एसिडिक एसिड है, इसको एसिड कहेंगे चूँकि डोनेट कर रहा है प्रोटोन, और ये चूँकि एक्सेप्ट कर रहा है लिहाजा इसे बेस कहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि वाटर जो है हर दफ़ा बेस का काम कर रहा है यहाँ पर, और फिर से वो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, जबकि यहाँ पर बन जाएगा CH3COO नेगेटिव। ठीक है, जब प्रोटोन एक्सेप्ट करता है कोई स्पीशी तो वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाती है, प्रोटोन डोनेट करता है तो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देन हमारे पास अब एग्जांपल आ गई है वाटर और अमोनिया की। अब मैं वाटर का रिएक्शन करवा रहा हूँ अमोनिया से। तो आप देखें स्टूडेंट, वाटर और अमोनिया में अब वाटर अपना H आयन डोनेट करेगा अमोनिया को। गौर से देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास वाटर एज अ एसिड काम करेगा। आप गौर से देख सकते हैं वाटर एज अ एसिड काम कर रहा है, अपना H आयन डोनेट करेगा अमोनिया को और यहाँ पे बनाएगा अमोनियम आयन बनेगा। ठीक है, अमोनिया यहाँ से वाटर से प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो एक्सेप्टर होता है वो बेस कहलाता है। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद जो आपके पास स्पीशी आएगी वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट, जबकि वाटर ने प्रोटोन को डोनेट किया है लिहाजा प्रोटोन डोनर आपके पास एसिड होता है, और डोनेट करने के बाद जो इसका रिमेनिंग होगा वो कहलाएगा, इसका रिमेनिंग क्या होगा, OH नेगेटिव, और ये कहलाएगा आपके पास कॉन्जुगेट बेस। ठीक है स्टूडेंट, देखा आपने कि वाटर एज अ बेस भी वर्क करता है, एज अ एसिड भी काम करता है। ठीक है, जब वाटर के सामने एसिड ला के रखेंगे आप और एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर एज अ बेस वर्क करेगा, और जब वाटर के साथ आप कोई बेस ले आएंगे तो वाटर एज अ एसिड काम करेगा। ऐसे सब्सटेंस को जो एसिड और बेस दोनों के तरीके से चलते हैं उन्हें हम एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं। एम्फोटेरिक मतलब होता है कि इसमें एसिडिक नेचर भी है और बेसिक नेचर भी है। अब आते हैं वाटर के नेक्स्ट इक्वेशन पे। वाटर का रिएक्शन करवाया मैंने कार्बोनेट। ठीक है, जैसे ही ये रिएक्शन करवाऊँगा तो ये फिर से H आयन H पॉजिटिव यानी डोनेट करेगा प्रोटोन को, और वाटर जब डोनेट करेगा तो वो एसिड कहलाएगा, कार्बोनेट जब एक्सेप्ट करेगा तो वो बेस कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और बेस प्रोटोन को एक्सेप्ट करने के बाद क्या बन जाएगा, बाइकार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, और वाटर बन जाएगा OH फिर से। ठीक है, देखें वाटर ने डोनेट किया और माइनस नेगेटिव OH बन गया, कार्बोनेट ने एक्सेप्ट किया और बाइकार्बोनेट बन गया, HCO3 नेगेटिव बन गया। इसमें आप कह सकते हैं कि सर ये कॉन्जुगेट एसिड है और ये कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। लास्ट एग्जांपल में HCl का रिएक्शन करवाया जा रहा है बाइकार्बोनेट से। यहाँ पर HCl अपना H यानी प्रोटोन डोनेट करेगा, और प्रोटोन डोनर कहलाता है हमारे पास एसिड। कार्बोनेट आपका जो है प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा, लिहाजा बाइकार्बोनेट को हम कहेंगे ये हमारे पास एज अ बेस एक्ट कर रहा है। वाई इज इट एक्टिंग एज अ बेस, बिकॉज इट एक्सेप्ट द प्रोटोन फ्रॉम HCl। HCl प्रोटोन को डोनेट कर रहा है लिहाजा एसिड कहलाएगा, जो बाइकार्बोनेट है वो प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहा है लिहाजा बाइकार्बोनेट मेरे पास बेस कहलाएगा। और एक्सेप्ट करने के बाद जो बाइकार्बोनेट है वो बन जाएगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और यहाँ पर HCl में से जो रिमेनिंग बचेगा वो बनेगा Cl नेगेटिव। जो रिमेनिंग ऑफ एसिड होता है वो कॉन्जुगेट बेस कहलाता है और ये कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। लिहाजा हमने स्टूडेंट ये देखा कि ये तमाम के तमाम जो मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पर हैं वो सब के सब एसिड्स हैं। कैसे पता चली वाली बात, चूँकि सब के सब एसिड्स प्रोटोन डोनेट कर रहे हैं। सवाल हमारा ये था कि हम पहचान सकें, हम क्लासिफाई कर सकें उन सब्सटेंस को जो एसिड्स हों
जो बेस हों, ठीक है, या हम यूँ क्लासीफाई कर सकें कि ये तमाम के तमाम डोनर ऑफ प्रोटोन हैं, ये तमाम के तमाम एक्सेप्टर ऑफ प्रोटोन है, ठीक है। और डोनेट करने के बाद जो स्पीशी बच जाती है मेरे पास वो होती है कॉन्जुगेट बेस, और यहाँ पर बेस जब एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास बचता है कॉन्जुगेट एसिड। तो स्टूडेंट ये मेरे पास लिस्ट आ गई है कंप्लीट, जिसको आप याद भी कर सकते हैं, और याद करने से अच्छा आप इसका कॉन्सेप्ट लें, आप समझ सकेंगे जब भी हमारे पास एसिड और बेस करेक्शन होगा, ठीक है, उसमें से एसिड वो होगा जो प्रोटोन को हमेशा डोनेट कर रहा होगा, और बेस वो होगा जो प्रोटोन को हमेशा एक्सेप्ट कर रहा होगा। जबकि एसिड और बेस के नतीजे में हमेशा रिजल्ट में हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, एक कॉन्जुगेट एसिड और एक कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड हमेशा वो स्पीशी होगी जो कि प्रोटोन एक्सेप्ट करने के बाद फॉर्म होती है, और कॉन्जुगेट बेस हमेशा वो स्पीशी होगी जो प्रोटोन को डोनेट करने के बाद फॉर्म होती है। लिहाजा ये हमारा 10.1.3 कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम नए स्लो की तरफ, जो कि है 10.1.4। इस पर हमें बताना है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ आर्रेनियस एंड ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, ठीक है। आर्रेनियस की और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी की क्या आपके पास लिमिटेशन है, और मैंने कुछ लिमिटेशन का जिक्र अपनी लास्ट लेक्चर में भी किया था कि आर्रेनियस की क्या लिमिटेशंस हैं। आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। एसएलओस के मुताबिक आपको दोनों की लिमिटेशंस पता होनी चाहिए कि दोनों साइंटिस्ट, दोनों केमिस्ट में क्या क्या ऐसे उनकी थ्योरीज़ में फ्लॉज थे, उसमें क्या क्या ऐसी लिमिटेशन थी जहाँ तक वो महदूद थे, उसके बाद वो उसको आंसरेबल नहीं थे एसिड और बेस के लिए, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आर्रेनियस की बात करूँगा तो आर्रेनियस का कॉन्सेप्ट क्या था, एक दफ़ा फिर से रिवाइज करते हैं। आर्रेनियस ने कहा था कि हर वो सब्सटेंस जो कि एक्वस मीडियम में पानी में जाने के बाद H पॉजिटिव आयन देगा वो एसिड है, और हर वो सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम यानी पानी में जाने के बाद OH नेगेटिव आयन देगा वो हमारे पास बेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नॉन एक्वस मीडियम में आर्रेनियस से बात करें कि एक सब्सटेंस है, इसे नॉन एक्वस मीडियम में चेक करके बताएं कि क्या ये एसिड है या बेस है, तो आई थिंक आर्रेनियस की थ्योरी इस बात का जवाब नहीं दे सकती। तो यहीं पे मेंशन है इट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन एक्वस मीडियम। जो आर्रेनियस की थ्योरी है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है एक्वस मीडियम में। इट डज़ नॉट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती। क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकती? द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस। यानी ये हमें आर्रेनियस की थ्योरी हमें किसी भी सब्सटेंस के बारे में कि वो एसिड है या बेस है नहीं बता सकती इन नॉन एक्वस मीडियम। इट मीन्स आर्रेनियस थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल इन एक्वस मीडियम। इट डज़ नॉट रिस्पॉन्ड और इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस इन नॉन एक्वस मीडियम। ये क्या है? लिमिटेशन है आर्रेनियस की। यानी यहाँ पे आके आर्रेनियस की थ्योरी स्टॉप हो जाती है विदाउट एक्वस मीडियम, और इन नॉन एक्वस मीडियम इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन आइदर इट इज़ एसिड और बेस। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है, क्योंकि उसने ये भी मेंशन किया अपनी थ्योरी के अंदर कि हर वो चीज़ जो एक्वस मीडियम में जाके H आयन देगी और OH आयन देगी वो एसिड और बेस रिस्पेक्टिवली होगी। लिहाजा अगर ऐसा सब्सटेंस ले आऊँ मैं जिसमें ना H आयन हो और ना OH आयन हो, इसके बारे में भी हमें एक्सप्लेन नहीं कर सकती ये थ्योरी। तो मैंने यहाँ मेंशन किया है अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस कॉन्सेप्ट। आर्रेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड एंड बेस आर ओनली दोज कंपाउंड। इसने कहा, आर्रेनियस ने हमें बताया कि एसिड और बेस सिर्फ और सिर्फ वो कंपाउंड हैं विच कंटेन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव रिस्पेक्टिवली। यानी एसिड जो सारे के सारे एसिड होंगे उनके पास H पॉजिटिव आयन होना चाहिए, बेसिस के पास OH नेगेटिव आयन होना चाहिए। अगर किसी एसिड के पास, किसी ऐसी सब्सटेंस के पास जिसके पास H आयन नहीं है, इसका मतलब है कि आर्रेनियस उसके बारे में हमें नहीं इन्फॉर्मेशन दे सकता, वो ये नहीं क्लासिफाई कर सकता कि ये एसिड है या बेस है। तो यहाँ मेंशन है देयरफॉर इट कैन नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंपाउंड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। उसने कहा कि इसका मतलब है आर्रेनियस थ्योरी जो है हमें इनकी नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, कार्बन डाइऑक्साइड की और अमोनिया की नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता आर्रेनियस। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में H नहीं है और OH नहीं है। इसका मतलब है इसके पास भी, अमोनिया के पास भी H तो है लेकिन OH नहीं है। अब अगर मैं आर्रेनियस के पास, बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं आपको, आर्रेनियस के पास मैं अमोनिया को लेके जाऊँ कि बताएं आर्रेनियस अमोनिया एसिड है या बेस, तो आर्रेनियस के पास एक ही जो है कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि अमोनिया को आप पानी में डिसोसिएट कर दें। अगर वो H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन देगा तो उसकी बेसिस पे आप बता सकते हैं कि एसिड है या बेस है। ठीक है, अगर बिलफर्ज वो ये भी कहता है कि अमोनिया को अगर आप पानी में डिज़ोल्व करेंगे, डिसोसिएट करेंगे, तो जो है वो H आयन मिलेगा आपको, तो आर्रेनियस कहेगा कि भाई ये एसिड है। हालांकि अमोनिया एसिड नहीं है,
आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा है नेचर ऑफ कंपाउंड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया विच आर एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एसिड है, अमोनिया हमारे पास बेस है। समझ रहे स्टूडेंट, यहाँ पर अमोनिया हमारे पास बेस होती है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिसके बारे में आरएनएस हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। वाई? बिकॉज द लिमिटेशन ऑफ एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम की लिमिटेशन है उसके पास, वो नॉन एक्वस मीडियम में हमें नहीं गाइड कर सकता कि क्या नेचर है एसिड और बेस की। और इसके अलावा अगर किसी कंपाउंड में, अगर किसी मॉलिक्यूल में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन नहीं मौजूद, तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन वो नहीं दे सकेगा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स दीज आर द लिमिटेशन ऑफ आरएनएस थ्योरी, जहाँ पे जाके आरएनएस थ्योरी का कॉन्सेप्ट लिमिट हो जाता है और हम उसके आगे सोचते हैं कि किसी नई थ्योरी के बारे में डिस्कस किया जाए। तो नेक्स्ट आती है हमारे पास ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। उसमें भी एक दो लिमिटेशन है जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखें, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी में मैंने आपके यहाँ पर मेंशन किया है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड एंड बेस आर प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। यानी हमें जो पता है वो ये बात पता है कि इस थ्योरी ने हमें ये बताया जितने भी एसिड होंगे सब के सब प्रोटॉन डोनर होंगे और जितनी बेसिस होंगी वो सब की सब प्रोटॉन एक्सेप्टर होंगी। ठीक है, बट हम क्या देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि देयर आर सर्टेन सब्सटेंस, यहाँ पे कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं विच बिहेव एज अ एसिड, जो एज अ एसिड तो बिहेव करते हैं लेकिन उनमें एबिलिटी नहीं है प्रोटॉन डोनेट करने की। ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा था, जो प्रोटॉन डोनर है वही एसिड है, लेकिन वो बता रहा है कि हमारे पास कुछ ऐसे भी एसिड्स हैं जो बिहेव करते हैं एज अ एसिड, दो दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डोनेट H पॉजिटिव और प्रोटॉन, यानी उनके पास एबिलिटी नहीं है क्या करने की, डोनेट करने की, और वो एज अ एसिड बिहेव करते हैं। जैसे कि SO3, SO3 वो सब्सटेंस है जो हमारे पास एज अ एसिड बिहेव कर रहा है, लेकिन ब्रॉन्स्टेड ने कहा था वो चीज़ एसिड होती है जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करती है, यानी प्रोटॉन डोनर एज अ एसिड। अगर आप इसको देखो SO3 को, तो SO3 के पास तो हमारे पास H ही नहीं है, तो हाउ इट कैन पॉसिबल कि इट कैन नॉट डोनेट अ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन को डोनेट नहीं कर सकता लेकिन फिर भी ये एसिड है। लिहाजा कहीं ना कहीं इसकी थ्योरी में लिमिटेशंस हैं। और उसने बताया सिमिलरली CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एक्ट एज अ बेस। उसने कहा ये एक्ट एज अ बेस कर रहा है बट इट कैन नॉट एक्सेप्ट प्रोटॉन। कैल्शियम ऑक्साइड प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता लेकिन फिर भी एज अ बेस एक्ट करता है। इसी तरह सल्फर ट्राइऑक्साइड डोनेट नहीं कर सकता प्रोटॉन लेकिन फिर भी एज अ एसिड बिहेव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की थ्योरी में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लिमिटेशंस हैं, जिसको हमने यहाँ दो एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस किया है कि ज़रूरी नहीं है इसका मतलब कि हर वो चीज़ जो प्रोटॉन को डोनेट करे वो एसिड है और हर वो चीज़ जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो बेस है, क्योंकि हमने दो ऐसी एग्जांपल मेंशन की हैं जो विदाउट एक्सेप्टिंग प्रोटॉन और डोनेटिंग प्रोटॉन एसिड और बेस में क्लासीफाई हो सकती हैं और उनकी नेचर एसिड और बेस की नेचर से मैच करती है। तो लिहाजा स्टूडेंट ये थी हमारे पास ब्रॉन्स्टेड-लॉरी और आरएनएस थ्योरी की लिमिटेशंस। और अब हम जाएंगे, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे बताऊँगा मैं, जिसको आप लाजमी अपनी नोटबुक में मेंशन करें, अक्सर MCQs में पूछी जा सकती है, जो कि मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे मेंशन कर दी है। आप देख सकते हैं ये बात MCQs वगैरह में पूछी जा सकती है आपसे। इसको आपने अच्छे से समझना है कि ऑल आरएनएस एसिड, जितने भी आरएनएस एसिड हैं वो सब के सब ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड भी हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत सारे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बताए, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड जो है H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा। अभी आपको बताया ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड क्या करता है, डोनेट प्रोटॉन। प्रोटॉन डोनेट करने का मतलब है H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है। और आरएनएस से भी यही कहा था कि H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा, डिसोसिएट करेगा H पॉजिटिव आयन में जब वो एक्वस मीडियम में जाएगा। लिहाजा तमाम के तमाम आरएनएस एसिड ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड हैं और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड आरएनएस एसिड हैं। लेकिन जब हम बेस में बात करेंगे तो एक्सेप्ट द बेसिस कंटेनिंग OH, सिवाय उन बेसिस के जिनके पास OH है। ठीक है, चूँकि जिनके पास OH है वो तो बेसिस हैं ही, किसके मुताबिक, आरएनएस के मुताबिक। वो कहता है एक्सेप्ट द बेसिस कंटेनिंग OH, सिवाय इनके जितनी भी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेसिस हैं
वो आरएनएस बेसिस नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, अदर ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेसिस आर नॉट आरएनएस बेसिस। कौन सी अदर देन बेसिस कंटेनिंग OH। तमाम ऐसी बेसिस जिनमें OH आयन एग्जिस्ट करता है, जिनमें OH पाया जाता है, वो सब की सब तो आरएनएस भी होती हैं और ब्रॉन्स्टेड लॉरी भी हैं। लेकिन अदर देन बेसिस कंटेनिंग OH, वो तमाम बेसिस जिनमें OH आता है, उनके अलावा जितनी भी ब्रॉन्स्टेड लॉरी की बेसिस हैं वो आरएनएस बेसिस नहीं कहलाती। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपकी बुक में आप देख सकते हैं, मेंशन है पॉइंट, आप चाहें तो वहाँ से भी रीड आउट कर सकते हैं। बुक पेज नंबर 24 पे आप देख सकते हैं, ये तमाम तो डिटेल आरएनएस और ब्रॉन्स्टेड के बारे में मेंशन की जा चुकी है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ हमने अपने 2 और SLO तमाम किए, 10.1.3 which is the classification of different acids and base with respect to the Bronsted Lowry theory, and then we have discussed the limitation of Arrhenius theory and again Bronsted Lowry theory. नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लेविस कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे और उसके तमाम SLOs को कवर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।